टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं टाइटल से आपको पता चल गया होगा और फाइनली हम लोग वीडियो के एंड तक जा रहे हैं, यानी कि लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। वैसे तो टाइटल हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मौसम को हम काम करने देते हैं और मौसम को उसकी ड्यूटी के मुताबिक बता दो भाई क्या टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम द इंडियाज हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड, अभिजीत चावड़ा, रणवीर शो हिंदी। फाइनली मौसम ने सही पढ़ लिया, बड़ा तंग किया इसने मुझे सीरियसली। स्टार्टिंग इन्होंने की थी, स्टार्टिंग ने की, इख्तिताम मैंने की है, एंडिंग मेरी, स्टार्टिंग की एंडिंग मेरी। एनीवे गाइस अभी देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कहने लगा था ओरिजिनल शो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें दी रणवीर शो हिंदी के चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सर आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज, ओके, विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th सेंचुरी आई थिंक, ओके। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। तो हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था, ओके। तो वहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ पे। और स्टैटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था, लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था, ओके। सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली उसका बैकबोन टेम्पल्स थे, छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वेयर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, तेलहारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो नालंदा में कुछ साल रहा, वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था, आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था, उसका पूरा नेटवर्क था टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो इतना एक्सटेंसिव, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये, दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे। तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं हैं। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो। तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा।
और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड Manipulated रिटन नहीं है। रिकॉर्ड्स नहीं है। बिल्कुल सो दिस इज हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज़ का। अपने वाह, थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये। दुख होता है ये सुन के बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी। मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं, सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। anyway, इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे हाँ। और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ कल्लरी पाइटो नाम का एक मार्शल आर्ट है। मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइकोंडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लरी पाइटो भी सीखा है। ओके तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है। हाँ, तो ये क्या स्टोरी है सर? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन तो क्लरी जब बोलती थी। इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसॉफीज है, इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए। कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया। उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बोधिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे। वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बोधिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को। ओके और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बोधिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु। उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंग फू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है। अब ये शाओलिन जो कुंग फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराते जो जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी ये जो बोधिधर्म नाम का जो ये गुरु था जिन्होंने ही इज़ द फादर ऑफ कुंग फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे। ओके तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज़ में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज़्म वॉज चान और चान वॉज ध्यान। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। मतलब जो आप कह रहे हो आई फील कि पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था आई फील। बिल्कुल हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई हुआ करते थे उस टाइम पे। बहुत सालों तक चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया और ये चाइनीज़ आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया
और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया, फिर 62 का वॉर हो गया जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया, एयरफोर्स था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला, अभी ये लोग उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है। चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था, ओके, बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना। उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन। ये बहुत नया फिनोमेनन है। इसका मतलब सर, अब इतनी सारी चीजें कैसे जानते हो? इसके ही पहले हमने एक एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था, तो इतनी सारी चीजों का नॉलेज कहाँ से आया? पढ़ाई करने से। अब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत ज्यादा रीड करते हो? बहुत किया मैंने रीडिंग। तो सर ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अभी 8वें पॉइंट के बारे में बता दो। चलो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और जो उनके डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थियरी है। आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं। हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं, और उनके बॉडी को जापान लेके गए, वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ, और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ। ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे जिनका हैंड राइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से, उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है। सो क्लियरली ये कंस्पिरेसी है उनका आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे। अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे वो। लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द ब्रिटिश मिलिटरीली, राइट। उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की। तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया। और ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बैठा दिया, और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात है। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक। ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे। ये भी एक कहानी है। अभी क्या एग्जैक्टली हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा, जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिक्लासिफाई करेंगी रिकॉर्ड्स को। लेकिन एक बात क्लियर है, ही डिड नॉट डाई इन ताइवान। मोस्ट लाइकली 99.9% गुमनामी बाबा वाज सुभाष चंद्र बोस, एंड ही डाइड इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मच आफ्टर इंडिपेंडेंस, शायद 60s या 70s में। हाँ, मोस्ट लाइकली, यस। तो ये एक बोनस नॉन एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8। सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था। हाँ। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत लगी हमें। ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, 1000 सालों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल के आसपास, 1000 सालों के लिए। मतलब वी वर्नट एन इंडिपेंडेंट कंट्री टेक्निकली। अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास से इंडिया वाज अंडर इन्वेडर्स। तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई चीज़ें करनी पड़ी होगी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। यस। तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? एसेंशियली क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया। अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज़ है। इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया। कुशान एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वॉज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। महाजनपद थे 16, देयर वाज वन पीरियड। तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए, उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, अलग अलग किंगडम्स थे। ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए। टर्किक इन्वेजन मतलब वो घाजी और गजनी और वो सब। यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन्स बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन। जिसको हम मुगल बोलते हैं वो भी तुर्क थे एक्चुअली। ओके, इंडियंस उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीजन। ये मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे, टर्किश थे सब। टर्किक हाँ। टर्किक क्या होता है मतलब? ये जो टर्क्स है ये ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है। ओके, एक एथनिसिटी है। उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया, और
उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक एथनिसिटी। ये भी मुझे नहीं था तो ये पता। जो बाबर था वो तुर्क था, उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी, उसकी भाषा तुर्किक थी। उसकी भाषा शायद चागाताई लैंग्वेज थी विच इज अ टर्किक लैंग्वेज। मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते थे? सेंट्रल एशियंस, जैसे आज के ज़माने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज, ओके मोर लाइक चाइनीज। ओके। तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे। ओके, ये लोग अरब नहीं थे, ये टर्क्स थे। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेड करना शुरू किया इन फुल फोर्स। उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे। शायद ईगो की वजह से। ईगो का भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान। अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, वन ऑफ दिस टू, उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में, उसको जाने दिया। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं, उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया। एक्चुअली वो कैप्चर हो गया, उसको अफगानिस्तान लेके गए और वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की। और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा। सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे, फिर भी उसने उसको जाने दिया। सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का वो गलत था, क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मोरालिटी फॉर अ किंग इज दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर, राइट? ये बात है। अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है, कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी। सो ये सब चीज़ें थी इंडिया में कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था, और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था। अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया, और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को। तो ये स्टोरी है। दिस इज इंटेंस। सो अगर आप पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, व्हेन यू मीट अ सॉर्ड्समैन ड्रॉ योर सॉर्ड, डू नॉट रिसाइट पोएट्री टू समवन हु इज नॉट अ पोएट। ये मेन है कि आपको कोई एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज बिहेवियर नहीं कर सकते, भाषा में बोलो, आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते। यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लोगों को उनकी भाषा में उनसे बात करो। एग्जैक्टली, उनकी भाषा में ही उनसे बात करो। आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर, आप चूज करो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में। अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से, बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज्ड चले आ रहा है। और हमारे पिछले 1000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है। हमारा कंट्री भी एज ए कंट्री, एज ए जोग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है। सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, ये हमें जानना है। हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो। इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर। सो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो। टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर है, लीनियर स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेस है। तो वो मिसिंग पीसेस हमें अपने आप से खुद से
आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा अनटिल टेक्स्ट बुक्स री रिटन। तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अभिजीत सर, थैंक यू। आपने द रणवीर शो हिंदी पर भी एक अपीयरेंस करी है अभी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्लिप्स शेयर कीजिए। हिस्ट्री का एक वेव आना चाहिए आई फील इंडिया में, एंड आई होप कि द रणवीर शो और द रणवीर शो हिंदी ये वेव को और ज़्यादा पावर दे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। आई एम होपिंग टू क्रिएट अ लॉट मोर विथ यू। ऐसे ही बहुत ज़्यादा एपिसोड्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर एपिसोड चाहिए, सर फिजिसिस्ट भी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, नीचे कमेंट कर दो। सर ने मैंने अभी बात करी है कि शायद हम एवरी मंथ एक शूट करेंगे, देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स क्रिएट सम इनसेन कंटेंट एंड चेंज माइंडसेट सर। शायद अभी जो हिस्ट्री बुक्स लोग पढ़ रहे हैं इतने कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर के हिस्ट्री बुक्स शायद ऑडियो बुक्स होंगे, बिल्कुल ही ऐसे, क्या पता। Yes. और एक ज़माने में बुक्स को जलाया जा सकता था, ऑडियो फाइल्स को जलाया नहीं जा सकता। तो आई होप दैट वी अक्यूमुलेट अ बिग लाइब्रेरी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बात करें अगर हम आज इस वीडियो की, तो हमने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जो है पिछले 2-3 दिनों से जो सीखा है वो वाकई एक बहुत बड़ा निचोड़ है चीजों का। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे उसके काफी सारे हम लोगों को आंसर, हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी इंडियन टेक्स्ट बुक में, उसका जवाब हमें आप सबने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूंगी कि फर्स्ट डे से लेकर, यानी कि जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा वहां से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, जो 10 क्रेजी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है, इंसान कहां से आया, कैसे शुरुआत हुई, वहां से लेकर एंड तक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक कंप्लीट प्रोसेस उन्होंने बताया। बीच में और भी बहुत सारी हम लोगों को स्टोरीज सुनाई गई। सबसे पहले तो मैं टेम्पल्स की बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके का टेम्पल्स का बीच में जिक्र किया गया, तो हम लोगों को ये आइडिया था कि टेम्पल्स को सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आप वहां पर बेसिकली लोगों को टीचिंग्स दिया करते थे, लोग वहां पर पढ़ाया करते थे, जैसे कि वीडियो में भी बोला गया। तो इससे पता चलता है कि शुरू से ही ये कितना इंपॉर्टेंट था लोगों को एजुकेट करना। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो जब हम यहाँ पे अपने इंडिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं, खासतौर पर अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो हमें जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी नजर आती हैं। अभी तक तो खैर वो इस तरह की है कि प्रॉपरली उन्हें डिस्कवर ही नहीं किया गया। बहुत ज्यादा उसके भी जो रूम्स हैं वो अभी तक जो है अंडरग्राउंड है, उन्हें जो है ढूंढने की यानी कि अब कोशिश ही नहीं की जा रही। लेकिन नो डाउट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया में अभी अब आके मॉडर्न दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, वो इंडिया में बहुत लंबे से पहले जो है वो इस्तेमाल की जा चुकी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो उसका सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट यहीं पर आया। फिर उसके बाद अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर औरतों के बनाव श्रृंगार के लिए चीजें यहीं पर शुरू हुई। तो देखा जाए तो अगर एंशिएंट इंडिया वो बहुत ज्यादा एडवांस था अब लेकर। बिल्कुल, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इन्वेडर्स ने उस चीज को खराब किया, तबाह किया, लेकिन जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का जो हम लोगों ने देखा, मुझे यही चीज समझ आई कि हर चीज का, स्पेशली साउथ एशिया की अगर मैं बात करूं, तो जो ओरिजिन है वो इंडिया से, वो हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो फिर चाइना तक गया है, जापान तक गया है, थाईलैंड तक गया है, या किसी भी मुल्क में गया है। लेकिन ये कि उसका जो एक कनेक्टिविटी है वो हम देखते हैं कि उसकी रूट्स यहाँ से ही रही हैं। विद टाइम क्या हुआ, चीजें चेंज होती गई नाम की सूरत में। अदरवाइज ओरिजिनली देखा जाए तो वो वहां से ही बिलोंग करती हैं। और ये भी शायद इसी वजह से चेंज हो गई क्योंकि जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उनको तबाह कर दिया गया। और जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया जाता है कि जब उसको आग लगा दी गई तो काफी दिनों तक वहां पर 3 महीने तक, हाँ, मतलब कि वहां पर आग लगी रही। तो इससे पता चलता है कि वाकई में कितना वास्ट नॉलेज था वहां पर, एक रिकॉर्ड कितना ज्यादा था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को अब उनके जहन में डालना शुरू कर दिया कि ये मिथ है। अच्छा, यहाँ पर मतलब एक और बात कर दूं, एक्चुअली थोड़ा सा ना रिसेंट जो टाइम चल रहा है इससे मैं उसको कनेक्ट कर पा रही थी। जैसे अभी चाइना
के बारे में हम सोच रहे हैं कि पैंडेमिक अभी जो चल रहा है 2019, अभी चाइना की भी तो यही स्ट्रैटेजी है कि अब वो मैनिपुलेट करना शुरू हो गया है कि भाई चाइना ने ये वायरस नहीं फैलाया, और आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो इसी चीज को मे बी वो डाउट में लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम लोग चीजें बोलते हैं और जो हम लोग देखते हैं वो इसलिए भी ज्यादा मैं कहूंगी कि उनकी ऑथेंटिसिटी रहेगी, जैसे कि रणवीर ने भी लास्ट में कहा, क्योंकि कोई टेक्स्ट बुक्स तो है नहीं, तो ऑडियो फॉर्म में भी है, विजुअल फॉर्म में भी है, तो आई थिंक लोगों के लिए ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहेगी इन चीजों में। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि इन्वेडर्स जब यहाँ पर आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने जो तबाही फेरी उन्होंने फेरी, उसके बाद जो है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उन्होंने जब इन्वेड किया इंडिया को, तो उन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट से हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई ना, तो तब लोगों ने उसे जो है सच मानना शुरू कर दिया। उन्होंने एक जो मेरे मुताबिक जो है एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लोगों में डाला कि भाई अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप काबिल कबूल हैं, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो आपको जो ब्रिटिश इंडिया है यानी कि आपको आपकी सरजमीन पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो है एक मुझे मेजर फैक्ट लगा जो ब्रिटिशर्स की तरफ से कॉम्प्लेक्स डाला गया लोगों में। इसी का फायदा उठा के उन्होंने जो है अपनी एक एजुकेशन सिस्टम लाए, लोगों को जो है अपनी संस्कृति से अपने कल्चर से दूर किया। फिर सोने पे सुहागा जो है मुझे वो ये लगता है कि जब यहाँ से ब्रिटिशर्स तो चले गए, एक टाइम जब आया जब वो खत्म हो गया उनका रूल, वो चले गए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने दोबारा वो चीज जो एक थी ब्रिटिशर से पहले जो थी ना, उस पर कोई रिसर्च की ना वर्क किया, ना लोगों को जो है वो हिस्ट्री दोबारा पढ़ाने की अच्छे तरीके से कोशिश की। मैं वाकई जो है रणवीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं अभिजीत सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और बाकी जितने भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हिस्ट्री पर जो है बहुत अच्छी डिटेल लेकर आते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो उन चीजों को जो हम बहुत लंबे अरसे पहले कहीं पर जो है वो भूल चुके हैं या हमें नहीं पढ़ाई जाती है, उन्होंने उस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसके अलावा जो है मैं जो एक जैसे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया गया, तो वाकई उनकी जो डेथ है वो एक मिथ है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी डेथ जो है पार्टीशन से पहले हो गई, बहुत सारे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं पार्टीशन के बाद हुई। एक तस्वीर मैंने देखी थी, वो दी ताशकंद जो है ना जो मूवी फाइल्स, उसमें भी एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें पॉइंट आउट किया गया था कि अगर नेता सुभाष चंद्र जी बोस जो है वो पार्टीशन से पहले अगर उनका देहांत हो गया था तो ये तस्वीर में कौन है, और अगर वो तस्वीर आप देखें तो लगता भी आपको ऐसे है। ये तो एक मिस्ट्री है और पता नहीं वो कब सॉल्व होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी बीच में जो मेरे लिए नई थी। एक तो मैं चाइना को लेकर बात करूंगी, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, जो कि वीडियो में हम लोगों ने सुना। और इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से नहीं थी, ये बहुत बाद में फिर आई होगी। अदरवाइज पहले लोग नॉर्मली मतलब जैसे डेमोक्रेसी में इट मींस के वैसे ही वहां पर भी रहते होंगे और अच्छे तरीके से किंगडम बताया गया ना, पहले किंगडम था, तो वैसे किंगडम जो है वो एक तरह की डिक्टेटरशिप ही होती है, लेकिन अच्छी होगी ना, किंगडम में भी तो फर्क होता है ना, अच्छी होती हो, बट ये कि लेकिन किंगडम को भी डिक्टेटरशिप ही एक समझा जाता है। लेकिन जो तुर्क के बारे में बात किया गया वो भी वाकई में एक बिल्कुल मैं कहूंगी कि नया पहलू था, क्योंकि ज्यादातर हम लोग बात करते हैं तो हम मुगल ही बोलते रहते हैं। और नहीं, वैसे ये तो मुझे मालूम था कि तुर्क जो मुगल हैं वो बेसिकली तुर्क हैं, लेकिन तुर्क एक कबीला है ये नहीं था मालूम मुझे। नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, ये वीडियोस देखने के बाद पता चला ना कि इन्वेडर्स बेसिकली कहां से ताल्लुक रखते थे। वो बेसिकली तुर्क थे, लेकिन मुगल भी तुर्क थे, ये मुझे बाद में पता चला था, ये मुझे पहले नहीं पता था इन चीजों का। और बाकी में कबीला था इसके बारे में भी नहीं पता था। और हाँ, ये चीजें हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी वीडियोस देखकर कि किस तरीके से इन्वेडर्स यहाँ पर आए। डेफिनेटली जब आपके अंदर की प्रॉब्लम्स जो ज्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी यूनिटी नहीं रहती, तो फिर ही बाहर वाला आप पर हमला करता है। अच्छा, क्लैरिफाई यूथ, आई डोंट नो मैं इसका सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, मतलब बहुत मतलब हम लोगों के सजेशन में भी मिले कि हम लोग ये देखें कि उसका कि जो मार्शल आर्ट्स है और मतलब बेसिकली जो ओरिजिन है वो भी इंडिया से है, तो
ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले हम लोगों को लगता था जापान या फिर चाइना, बिल्कुल, मतलब क्योंकि इस लिहाज से, तो कहने का मतलब ये कि बहुत टाइम तक हम लोग इन चीजों से बहुत दूर रहे हैं, हकीकत से दूर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं कहूंगी कि सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, ये चीजें पाकिस्तानी लोगों के लिए भी है, और ये चीजें पाकिस्तानी लोगों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक्स में ऐसी हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। अगर मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर हिस्ट्री आई थिंक आफ्टर पार्टीशन ही बस स्टार्ट होती है, उससे पहले क्या क्या है वो तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक्स का कभी हिस्सा रहती ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे म्यूचुअल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए काम किया है, और सबसे पहली चीज के ना लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा यानी कि पाकिस्तानी लोगों का ओरिजिन क्या है, क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोग जो है वो यही चीज समझते रहते हैं कि पता नहीं वो एक अरब वाला कॉन्सेप्ट आता है उनके जहन में। एंड मैं कहूंगी कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लोग इन चीजों को लेकर ज्यादा अवेयर नहीं है कि हमारी रूट्स क्या हैं। बिल्कुल। और हालांकि अब आकर हम लोग ये चीजें सोचते हैं कि शुरू से ही हमारे बीच में मतलब जैसे हम छोटे मतलब बचपन से लेकर अभी तक हम लोग इंडियन कुजीन्स पसंद करते हैं, हम इंडियन खाने पसंद करते हैं, बट हम कभी इस साइड की तरफ नहीं आते, इस सोच की तरफ नहीं आते कि क्यों हम लोग इस साइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है रादर देन कि हम लोग अरब के जो कल्चर है उसको ज्यादा एक्सेप्ट करें। तो हम लोग को शुरू से ये क्यों पसंद है? तो मुझे लगता है कि अभी ये जो हिस्ट्री है ना, ये हम सबकी एक क्या उसको कहेंगे मौजम, एक इकट्ठी एक हिस्ट्री है, तो और हमें इसके लिए खुद सबको एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हमारे मोस्टली जहन में यही जो है डाला गया है कि प्री पार्टीशन इंडिया या उससे पहले जो इंडिया के हालात थे तब लोग बहुत अनपढ़ थे, उन्हें कुछ करना नहीं था आता, हमारे जहनों में ये चीजें डाली गई हैं। अच्छा, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम अपने यहाँ पर घूमते फिरते ना, अपने मुल्क की मैं बात करूं या हम जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो जब हम उनमें स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बेशक वो किसी जो है टेंपल का हो, बेशक वो किसी जो है मकबरे का हो, किसी सिविलाइजेशन का हो, तो आपका दिमाग एक बार चकरा जाता है कि भाई हजारों साल पहले बनने वाली ये चीजें जो है ये कैसे बनी। बगैर नॉलेज के चीजें तो नहीं ना बन सकती, नॉलेज आया, लोगों के पास नॉलेज था तो बनाना। जैसे मोहनजोदड़ो की बात की गई लास्ट वीडियो में, अगर मोहनजोदड़ो को देखा जाए तो जिस तरह वो अपर शहर और लोअर सिटी बना हुआ था, तो ये इंसान उस टाइम एजुकेटेड था तो बनाना। अगर हम जैसे हम इस्लामाबाद से जब तक्षशिला गए तो तक्षशिला को देख के भी ये फीलिंग आई, जो पहाड़ के ऊपर वो मोनूमेंट हम बने थे, जो हमें उस टाइम पता नहीं था कि वो कोस था, ठीक है, अगर उसे देखें तो वाकई एक बार आपका दिमाग चकरा जाता है कि भाई इतनी ऊपर ये चीजें कैसे बनाई गई, इतने यानी कि अभी तक देखें तो वो चीजें खड़ी हुई हैं। अच्छा, वैसे मुझे लगता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, जैसे कि एक तो हम लोगों ने अपनी जो हिस्ट्री है उसको इंटैक्ट तो कभी भी नहीं रखा, और इवन के सिविलाइजेशंस हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन हम लोगों में ना क्यूरियोसिटी नहीं कभी डाली गई चीजों को जानने के बारे में। लोगों में मैं देखती हूँ इवन कि अभी अगर मैं बात करूँ, चलो हम लोग तो अब आ गए हैं यूट्यूब वाली साइड पर आ गए, तो मैं कहूँगी कि मैंने अपने शायद एकेडमिक ईयर्स में इतना नहीं चीजें सीखी और पढ़ी होंगी जितना मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ी हूँ, और मैं इस चीज को काफी ज्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। तो लेकिन ये बात है कि लोगों में कितनी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है या उनको कितना इन चीजों के बारे में शाउर दिया जा रहा है। मौजूद वाली बात के साथ मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि भाई हमें पहले यही बताया जाता है, भाई पहले जमाने में लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको चीजों की इतनी समझ नहीं आती। हालांकि जिस तरीके से हम वीडियोस देखते जा रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। हालांकि अगर हम आज की जैसे देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, हम कहते हैं भाई वाह क्या आर्किटेक्चर है, क्या इतनी खूबसूरती है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम यहाँ पर अपनी खूबसूरत चीजें देखते हैं ना, तो वाकई एक दिमाग आपका हैरान रह जाता है कि यार उस जमाने के लोग जो हैं वो कितने एडवांस है कि बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी चीज के उन्होंने ऐसे शाहकार हमें दिए ना कि आज के अगर लोगों के वो हाथ जो है ना वो टुंडे हो गए हैं, वो उस तरह के शाहकार नहीं बना सकते। ये हकीकत है। इतनी सीरियस
डिस्कशन में क्या ये बात है? यार नहीं, हकीकत हम अभी भी जो लाहौर में पुराने मकान हैं जो बने हुए हैं, यानी अंदरून लाहौर जाते हैं ना, लिटरली वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि मैं उन्हें बार बार देखूं। उसकी रीजन है कि उसके ऊपर जो काम किया हुआ है ना, वो काम अब दोबारा लोग नहीं कर सकते। ट्रू, मैं भी ये चीजें मानती हूँ, बट ये कि एक बात मैं बस बोलना चाहूंगी अब जाने से पहले कि जितनी भी वीडियो देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर सिर्फ इंडिया का नुकसान हुआ है। मैं टोटली वैसे तो कहूंगी यहाँ पर पूरे साउथ एशिया का नुकसान हुआ है, बिल्कुल। बट उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान और इंडिया को इसलिए ज्यादा मतलब इसमें समझती हूँ क्योंकि हमारी भाषा एक है, हम एक जैसे लोग हैं, हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका और मतलब एक लाइफस्टाइल जो है वो एक तरह का। तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान हम दोनों मुल्क के लोगों को हुआ, इतना शायद किसी को नहीं हुआ, क्योंकि वो जब एक यूनिवर्सिटी को जलाया गया था जो इन्वेडर्स से, आप कभी भी उनको सही नहीं कह सकते, चाहे आप किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, आपको गलत को गलत बोलना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पर नुकसान सिर्फ एक रिलीजन का नहीं हुआ था, वो नुकसान पूरे दुनिया का नुकसान हुआ था, क्योंकि वो नॉलेज जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए था, एक एंशिएंट नॉलेज था, वो वहां पर रुक गया, वहां पर खत्म हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा, जैसे वीडियो में जो है अभिजीत सर ने बताया कि जो है छोटे छोटे राजवाड़े थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी, किसी के कुछ रूल होते थे, किसी के कुछ रूल होते थे। नो डाउट जब क्या नाम लेते हैं एक मुल्क कई हिस्सों में बंट जाता है ना, तो वहां पे फिर इसी तरह के जो है काम होते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो हमेशा यही देखते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, कौन सा राजा ऐसा है या कौन सा बादशाह ऐसा है जो आसानी से हमारे चुंगल में फंस जाएगा। क्योंकि हम जब हिस्ट्री की कई जो है चीजें देखते हैं तो उसमें हमें ये चीज पढ़ने को मिलती है कि राजाओं ने सिर्फ अपना राज बचाने के लिए जो है वो पैक्ट कर लिया, बगैर लड़े, बगैर कुछ किए। वेल, मैं कहूंगी कि ये चीजें अब हमें अभी भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अब राजवाड़े तो हैं नहीं है, अब हर किसी का मुल्क है, लेकिन हम लोगों को इतना समझदार होना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क में किसी की मुदाखलत चाहिए या नहीं चाहिए, और हमें उसको किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना और कैसे आगे चलना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि अब आपको दबा दिया जाएगा या आपको पीछे कर दिया जाएगा। वेल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा अब मैं कहूंगी कि प्रोग्रेस कर रहा है हर फील्ड में। इवन के एक वो होता है ना कि एक अपना जैसे कि अभिजीत सर ने भी बोला कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो कंट्री है, उसका एक इम्पैक्ट है, अभी भी उसकी एक आइडेंटिटी है, उसके मैं कहूंगी कि एक होता है कि आप प्रोमिनेंट रहते हो, तो वो अभी तक नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग जाग गए हैं और लोग इतना कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो आने वाले टाइम में मतलब इस समंदर को मुझे लगता है कि कोई भी रोक नहीं सकता। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हम लोगों को तो बहुत बहुत मजा आया और पूरा शो देखने का, मतलब तीनों हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई है ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो कब खत्म होगी, इतना मजा आ रहा था। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी और पॉडकास्ट हम लोग को सुनने को मिलेंगी ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।